हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा बायोमैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रेस के बारे में समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, फिर हम स्ट्रेन समझेंगे। तो स्ट्रेस देखते हैं। स्ट्रेस इज फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि कोई भी एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा है डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। अगर ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना स्ट्रेस पड़ रहा है एक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, और इसका यूनिट होता है पास्कल्स, फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एक पॉइंट है कि प्रेशर ऑल्सो हैज द सेम यूनिट। ठीक है, प्रेशर का भी सेम यूनिट होता है पास्कल्स। ठीक है, और स्ट्रेस का भी प्रेशर यूनिट होता है पास्कल। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेसिव फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल। मतलब कि एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है प्रेशर। लेकिन अगर वो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में पड़ रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, तब हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, ना कि प्रेशर। ठीक है, प्रेशर सिर्फ एक सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स आ रहा होता है, सिर्फ उस केस में हम बोलते हैं कि प्रेशर पड़ रहा है उस सरफेस के ऊपर। लेकिन अगर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है उस स्ट्रक्चर के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अब हम समझते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस समझ लिया, अब हम स्ट्रेन समझते हैं। स्ट्रेन इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए स्ट्रक्चर। मतलब कि एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ा कुछ अमाउंट का। ठीक है, तो अब जो इसका ओरिजिनल लेंथ थी और जो इसकी नई लेंथ है, दोनों के बीच में जो परसेंटेज चेंज आया है, उस परसेंटेज चेंज को हम बोलते हैं स्ट्रेन। और इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1। अब L2 L1 क्या है? L2 इज फाइनल लेंथ, मतलब कि जो इसके ऊपर प्रेशर पड़ा या इसके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ा, उसके बाद जो इसकी लेंथ चेंज हुई है वो L2 है। और L1 है इसकी ओरिजिनल लेंथ, जो प्रेशर पड़ने से पहले जो लेंथ थी इसकी, वो L1 है। तो इसलिए जो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेन एक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, और इट्स वैल्यू इज इन परसेंटेज, देयरफॉर नो यूनिट, क्योंकि हम तो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस का यूनिट होता है जो कि होता है पास्कल। ठीक है, और प्रेशर का भी यूनिट पास्कल ही होता है। अब हम अलग अलग टाइप की लोडिंग के बारे में समझते हैं। ठीक है, हमने इन टर्म्स के बारे में पहले बात करी हुई है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर है जो कि अनलोडेड है, कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, कोई लोडिंग नहीं है इसके ऊपर। अब टेंसाइल लोडिंग क्या होता है कि मतलब दो फोर्सेज है जो कि एक ही लाइन में है लेकिन एक दूसरे से अपोजिट इन डायरेक्शन है। मतलब इफ टू फोर्सेज आर अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, उस केस में हम बोलते हैं कि टेंसाइल लोडिंग हो रही है या टेंशन पड़ रहा है इस स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, और उस केस में हम क्या देखते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो गया और जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कंप्रेसिव लोडिंग, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कि दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में है एंड टुवर्ड्स ईच अदर है। इफ टू फोर्सेस आर इन सेम लाइन टुवर्ड्स ईच अदर, उस केस में हम कहते हैं कंप्रेसिव लोडिंग। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है और जो लेंथ है स्ट्रक्चर की वो कम हो रही है इसके कंपेरिजन में। अब लास्ट जो है वो है शेयर लोडिंग। शेयर लोडिंग क्या होता है कि मतलब दो फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन एक दूसरे के और पैरेलल है लेकिन एक लाइन में नहीं है। ठीक है, इफ टू फोर्सेस पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, एंड नॉट इन लाइन विद ईच अदर, एक लाइन में नहीं है लेकिन पैरेलल है और एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, उस केस में हम कहते हैं शेयर लोडिंग। ठीक है, अब हम समझते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। इससे लास्ट वीडियो में हमने लोड डिफॉर्मिटी कर्व के बारे में समझा था। ठीक है, दोनों कर्व्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं दिखने में, लेकिन ये कर्व अलग है, वो कर्व अलग था। ठीक है, लोड डिफॉर्मिटी कर्व अलग है और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग है। अब आप समझते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में कि इट रिफ्लेक्ट्स द मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ ए टिश्यू। लोड डिफॉर्मिटी कर्व भी बताता था और ये भी बताता है कि एक टिश्यू की मटेरियल प्रॉपर्टी कैसी है, कि उसमें ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी है या ज़्यादा स्टिफ है या क्या है। ठीक है, ये बताता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इट कैन बी यूज टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ वन मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू अनदर और कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए लिगामेंट बिफोर एंड आफ्टर इमोबिलाइजेशन। मतलब कि एक तो दो स्ट्रक्चर्स है, दोनों के स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए कि मतलब एक स्ट्रक्चर के लोड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम प्लॉट करें और दूसरे स्ट्रक्चर के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को प्लॉट करें, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से किस में ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी है, कौन सा ज़्यादा स्टिफ है। ठीक है, या फिर जैसे एक लिगामेंट है, एक पर्सन में एक लिगामेंट है और उसके उस स्ट्रक्चर को इमोबिलाइज करके रखा था, तो इमोबिलाइजेशन से पहले और इमोबिलाइजेशन के बाद उसके लिगामेंट में क्या चेंजेस आया, कितना वीक हुआ है या कितना स्ट्रांग हुआ है,
वो कंपेयर करने के लिए भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को यूज करते हैं, ठीक है, कि इमोबिलाइजेशन से पहले कर्व क्या आ रहा है और इमोबिलाइजेशन के बाद कर्व कैसा आ रहा है, ठीक है। कर्व विल बी मोर फ्लैटेंड इन इलास्टिक मटेरियल्स एंड मोर स्टीप इन स्टिफर मटेरियल्स, ठीक है। तो अब क्या है कि जो इलास्टिक मटेरियल्स होंगे, इलास्टिक मटेरियल में थोड़ा सा स्ट्रेस देने से ही काफी ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। और तो इस वजह से जब थोड़े से स्ट्रेस की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, तो जो उसका कर्व रहेगा वो काफी फ्लैटेंड रहेगा, ठीक है। लेकिन स्टिफर मटेरियल में, जो स्टिफ मटेरियल होंगे, जो हार्ड मटेरियल्स होंगे, उनमें काफी ज्यादा स्ट्रेस देने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, तो इस वजह से उनका जो कर्व होगा स्टिफर मटेरियल्स का वो काफी स्टीप रहेगा, ठीक है। एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ऑलमोस्ट सेम एज लोड डिफॉर्मिटी कर्व, ये मैंने बोला, बट द कर्व्स विल वेरी विथ कॉम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। एंड मोस्टली फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर्स अकर्स एट 8% to 10% ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका फेलियर हुआ है वो 8% पे हो गया, 8% ऑफ स्ट्रेन पे हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 8% से 10% के जो रेंज है, उस रेंज में ऑलमोस्ट जो सारे मटेरियल है वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर क्या कहते हैं ग्राफ है, सिमिलर कर्व है जो लोड डिफॉर्मिटी कर्व पड़ा था, मतलब एक टो रीजन है इसमें 0 to A के बीच में, ए और बी के बीच में इलास्टिक रीजन है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा, वो इलास्टिक रीजन। और प्लास्टिक रीजन फिर बी एंड सी के बीच में आता है कि मतलब एक लेवल जब क्रॉस कर गया, लिमिट क्रॉस कर गया, उसके बाद अब वो अपनी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकता, तो वो हो गया हमारा प्लास्टिक रीजन। और सी पे आ जाता है फेलियर पॉइंट, मतलब सी के बाद अब वो ब्रेक हो चुका है स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं यंग्स मॉडुलस के बारे में, ठीक है। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। यंग्स मॉडुलस होता क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ ए मटेरियल स्टिफनेस, इट्स रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल लोड्स, मतलब कि एक मटेरियल की स्टिफनेस जो डिनोट करता है कि कितना स्टिफ है एक मटेरियल, वो होता है हमारा यंग्स मॉडुलस, ठीक है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। अब इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल, मतलब कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। और अंडर कंप्रेसिव और टेंसाइल लोडिंग, under compressive or tensile loading, it is represented by a slope of linear portion of the curve between A and B, मतलब कि जो हमारा कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसमें A और B के बीच में जो लीनियर पोर्शन है, इसमें अगर हम एक स्लोप किसी भी एक पॉइंट से एक स्लोप अगर बनाते हैं, ठीक है, तो उस स्लोप को हम डिनोट करेंगे ई से या फिर यंग्स मॉडुलस से। अब ये स्लोप जितना ज़्यादा स्टीप होगा, इसका मतलब है कि उतना यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, और जितना कम स्टीप होगा उसका मतलब है कि उतना यंग्स मॉडुलस कम है। और इसका मतलब कि अगर ज़्यादा स्टीप है मतलब यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, ठीक है। और अगर ये थोड़ा ग्रेजुअल है, अगर ये जो स्लोप है काफ़ी ग्रेजुअल है, ज़्यादा स्टीप नहीं है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस उस स्ट्रक्चर का काफ़ी कम है, और इसका मतलब कि उसकी स्टिफनेस काफ़ी कम है, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ स्टिफनेस इज कंप्लायंस, मतलब स्टिफनेस या तो एक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टिफ होता है, अगर स्टिफ कम होता है तो उसको हम कहते हैं कंप्लायंट, मतलब वो स्ट्रक्चर कंप्लायंट है, वो कम स्टिफ है, ठीक है। तो इफ स्लोप इज स्टीप, जैसे मैंने बोला कि अगर स्लोप स्टीप है, इसका मतलब कि ई ज़्यादा है, यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ मोर स्टिफनेस एंड लेस कंप्लायंस, मतलब कि स्टिफनेस ज़्यादा है उस स्ट्रक्चर की और कंप्लायंस कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉर्टिकल बोन, जैसे बोन होता है, बोन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होता है, तो इसका जो ई है, जो इसका यंग्स मॉडुलस है, वो 17 to 25 गीगा पास्कल्स, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो सिमिलर टू वुड, मतलब वुड के सिमिलर होता है कॉर्टिकल बोन का भी यंग्स मॉडुलस। तो इट मीन्स वेरी हाई स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज या स्ट्रेन, ठीक है। तो इस केस में, कॉर्टिकल बोन के केस में यंग्स मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब जो स्लोप होगा, जो ई का जो स्लोप होगा, यंग्स मॉडुलस का जो स्लोप होगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप होगा, ठीक है। और इसके अपोजिट में अगर हम देखें सबक्यूटेनियस फैट, तो सबक्यूटेनियस फैट का जो यंग्स मॉडुलस है काफ़ी कम है, मतलब कि स्टिफनेस काफ़ी कम है, कंप्लायंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस केस में जो इफ़ द स्लोप ऑफ द कर्व इज ग्रेजुअल, इस केस में जो स्लोप होगा वो काफ़ी ग्रेजुअल होगा, स्टीप नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा यंग्स मॉडुलस है वो काफ़ी कम है। तो देन लेस स्टिफनेस, इसका मतलब कि स्टिफनेस कम है और कंप्लायंस काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब कि यंग्स मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा है उस स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ईच मटेरियल हैज़ इट्स ओन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हर मटेरियल का अपना एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, मतलब कोई भी मटेरियल हो उसका हम एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व
प्लॉट कर सकते हैं। टिपिकली कर्व फॉर टेंडन्स एंड एक्सट्रीम लिगामेंट्स, मतलब कि जो टेंडन्स और जो लिगामेंट्स होते हैं मोस्टली उनके लिए हम ये कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए। अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा टो रीजन, 0 to A, 0 और A के बीच में, मतलब 0 और A के बीच में जो है हमारा टो रीजन है। वेरी लिटिल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द टिश्यू, काफ़ी कम फोर्स, काफ़ी कम स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है, तो काफ़ी कम फोर्स की ज़रूरत होती है टो रीजन में। लेस स्ट्रेन, लेस स्ट्रेस एंड 1 to 2% ऑफ स्ट्रेन, 1 to 2% ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। एंड वेवी पैटर्न्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर स्ट्रेटन्ड आउट, मतलब कि जो स्ट्रक्चर, जो लिगामेंट्स और जो टेंडन्स है जो वेवी हो चुके हैं, ठीक है, उनको वो स्ट्रेटन आउट हो जाती है। सिर्फ इतना फोर्स अप्लाई करते हैं कि जो लिगामेंट या टेंडन जो है वो इतना स्ट्रेच हो जाए कि जो उनका वेवी पैटर्न है वो स्ट्रेच्ड आउट हो जाए, ठीक है। और प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्लूकोसामिनोग्लाइकेंस अलाउ इंटरफेब्रुलर स्लाइडिंग, ठीक है, उनके बीच में स्लाइडिंग होती है और वो स्ट्रेच हो जाते हैं। और क्लिनिकल एग्जाम्पल अगर देखें हम टो रीजन का, तो जो हम टेस्ट करते हैं लिगामेंट स्ट्रेच टेस्ट करते हैं ना, जो लिगामेंट को हम इतना स्ट्रेच करते हैं कि उसका जो वेवी पैटर्न है वो स्ट्रेच्ड आउट हो जाए, वो स्लैक जो होता है ना, स्लैक टेकन अप, मतलब कि जो वो वेवी हो रहा है लिगामेंट या टेंडन, तो उसको हम स्ट्रेटन आउट कर देते हैं, ठीक है। तो टेस्ट फॉर लिगामेंट इंटीग्रिटी इन नॉन इंजर्ड जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें स्लैक टेकन अप इन अ टेंडन बाय इट्स अटैच्ड मसल बिफोर द फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू द बोन, ठीक है। तो क्लिनिकल एग्जांपल ये हुआ कि जो हम स्ट्रेच टेस्ट करते हैं लिगामेंट का, वो टो रीजन में ही इतना फोर्स अप्लाई होता है लिगामेंट या टेंडन के ऊपर कि वो टो रीजन में होता है। अब सेकंड हमारा है इलास्टिक रीजन, जो कि है A to B के बीच में, ठीक है, A और B के बीच में इलास्टिक रीजन। अब इसमें क्या है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जितना स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। और अप्लाइड फोर्स क्रिएट्स इक्वल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द टिश्यू, जितना स्ट्रेस है वही बात उतना ही स्ट्रेन अप्लाई होगा। और कोलाजन फाइबर्स आर स्ट्रेच्ड एंड रेसिस्टिंग द अप्लाइड फोर्स, मतलब कि कोलाजन जो है वो स्ट्रेच हो रहा है और जो स्ट्रक्चर है, जो लिगामेंट टेंडन है, वो वापस वो रेजिस्ट कर रहा है उस फोर्स को और वो वापस अपनी पोजीशन में, एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है। व्हेन लोड रिमूव्ड, लिगामेंट और टेंडन विल रिटर्न टू इट्स प्री स्ट्रेस्ड पोजीशन, मतलब कि लोड जब रिमूव होगा तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा इलास्टिक रीजन में। अब है हमारा थर्ड जो कि है B to C प्लास्टिक रीजन, ठीक है, B to C जो कि प्लास्टिक रीजन है। फेलियर ऑफ कोलाजन फाइबर्स बिगिंस माइक्रो फेलियर, मतलब कि माइक्रो फेलियर होना शुरू हो जाता है। C होता है फेलियर पॉइंट, मतलब C के बाद आके पूरे स्ट्रक्चर का फेलियर पॉइंट आ जाता है, पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। लेकिन B to C के बीच में भी माइक्रो फेलियर्स स्ट्रक्चर का होना शुरू हो जाता है। लिगामेंट्स और टेंडन्स नो लॉन्गर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर फोर्स रिमूवल, इलास्टिक रीजन में तो वो पहुंच जाता था एक फोर्स रिमूवल के बाद वापस अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पे, लेकिन B to C में एक बार स्ट्रेच किया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ पाता है। इसका क्लिनिकल एग्जांपल देखें तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लिगामेंट स्प्रेन्स एंड टेंडन स्ट्रेन्स, ठीक है। जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो लिगामेंट क्या कहते हैं, लिगामेंट स्प्रेन या टेंडन स्ट्रेन होता है, उसमें माइक्रो फेलियर्स हो रहा होता है, ठीक है, और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता है। रिकवरी टेक्स टाइम, रिकवरी इस पोजीशन में प्लास्टिक रीजन में रिकवरी टाइम लेती है, क्योंकि इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ न्यू टिश्यूज ऑब्वियसली एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलाजन मॉलिक्यूल्स की, वापस जो स्ट्रक्चर्स है उनका वापस क्रॉस लिंकिंग होनी शुरू हो जाती है, रिकवरी होती है, इसलिए रिकवरी टाइम लेती है प्लास्टिक रीजन में एक स्ट्रक्चर के आने के बाद, मतलब लिगामेंट टेंडन का प्लास्टिक रीजन में आने के बाद। इफ फोर्स कंटिन्यू टू बी अप्लाइड बियॉन्ड प्लास्टिक रीजन, मतलब प्लास्टिक रीजन के बियॉन्ड भी अगर फोर्स कंटिन्यू रहा अप्लाई करना उस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो देयरफॉर मोर स्ट्रेस ऑन कोलाजन फाइबर्स देयरफॉर रैपिडली रप्चर, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा उस कोलाजन फाइबर के ऊपर, उसके बाद वो रैपिडली रप्चर करना शुरू कर देगा, उनका रप्चर जो रेट होगा वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा रप्चर का रेट, ठीक है। एंड देयरफॉर माइक्रो फेलियर्स ऑफ द टिश्यू, माइक्रो फेलियर काफ़ी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। इफ फेलियर इज इन मिडल ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर एक स्ट्रक्चर है, एक टेंडन है, ठीक है, लिगामेंट है, उसके सेंटर में अगर फेलियर हो रहा है, उसका वो सेंटर में ब्रेक हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रप्चर, ठीक है। इफ फेलियर अकर्स एट बोनी अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट और टेंडन, कि उसके बोनी अटैचमेंट एक एंड पे अगर फेलियर हो रहा है, उस केस में हम एवल्जन बोलते हैं, एवल्जन टर्म यूज करते हैं। और अगर फेलियर ऑफ बोनी टिश्यू, अगर बोनी टिश्यू का फेलियर हो रहा है, उस केस में हम ऑब्वियसली फ्रैक्चर टर्म यूज करते हैं। अब पॉइंट ये है कि स्लो लोडिंग रेट
और फास्ट लोडिंग रेट, ठीक है। स्लो लोडिंग रेट जो होता है इट क्रिएट्स एवल्जन और फ्रैक्चर। अगर लोडिंग रेट जो लोड है वो स्ट्रक्चर के ऊपर वो ग्रेजुअली आ रहा है, स्लोली आ रहा है, तो उस केस में एवल्जन या फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर फास्ट लोडिंग रेट है, एकदम से लोड पड़ रहा है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उस केस में रप्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे है कि लिगामेंट्स एंड टेंडन्स कैन डिफॉर्म द मोस्ट। सबसे ज़्यादा जो डिफॉर्म होते हैं स्ट्रक्चर्स बॉडी में वो होते हैं हमारे लिगामेंट्स या टेंडन्स, फॉलोड बाय कार्टिलेज, फॉलोड बाय बोन। बोन कैन डिफॉर्म द लीस्ट, मतलब सबसे कम डिफॉर्म जो होता है वो बोन होता है, सबसे ज़्यादा डिफॉर्म जो होता है स्ट्रक्चर वो होता है हमारे लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। अब टोटल डिफॉर्मिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज, विड्थ और डेप्थ ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब कि एक तो जो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स जो कंपोनेंट्स है स्ट्रक्चर के अंदर उस पर तो डिपेंड करता ही है कि कितनी इलास्टिसिटी है, कितनी स्टिफनेस है, लेकिन उसके अलावा उसका जो साइज़ है, जो उसकी विड्थ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस पर भी डिपेंड करता है कि एक स्ट्रक्चर कितनी जल्दी डिफॉर्म होगा या कितनी जल्दी नहीं होगा। अब ग्रेड्स ऑफ लिगामेंट स्प्रेन के ग्रेड्स होते हैं, 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। तो इफ़ फ्यू फाइबर्स आर इंजर्ड तो उसको हम ग्रेड 1 लिगामेंट स्प्रेन में डाल देते हैं। अगर पार्शियल टीयर हुआ है उस लिगामेंट का तो ग्रेड 2, और अगर कंप्लीट टीयर हो गया तो उस केस में ग्रेड 3। अब एक टर्म है विस्को इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ऑल कनेक्टेड टिश्यूज आर विस्को इलास्टिक मटेरियल्स, मतलब कि सारे जितने भी कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं सब में एक प्रॉपर्टी होती है विस्को इलास्टिसिटी की। इसका मतलब कि विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी, मतलब कि हर कनेक्टेड टिश्यू में विस्कोसिटी होती है और इलास्टिसिटी होती है। दे कंबाइन द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी। अब हम समझते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है, फिर हम देखते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी हमें पता है पहले से कि मटेरियल्स एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर फोर्स रिमूवल, कि हमने एक क्या कहते हैं मटेरियल को स्ट्रेच किया, उसके बाद जब फोर्स रिमूव किया तो वापस वो ओरिजिनल अपनी जो पोजीशन है वो रिगेन कर लेता है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। देयरफॉर अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ और डिफॉर्मेशन, मतलब कि जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ही चेंज इन लेंथ या उतना ही डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो अप्लाइड फोर्स प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ के। अब इलास्टिक मटेरियल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलास्टिक मटेरियल स्टोर्स इट्स एनर्जी एंड रेडिली रिटर्न्स इट एज वर्क, देयरफॉर रिक्वायर्स इमीडिएटली। मतलब कि कोई जो भी इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो एनर्जी रिलीज होती है वर्क के फॉर्म में जब वो फोर्स जो अप्लाई किया हुआ है वो जब रिमूव होता है। मतलब कि एक इलास्टिक जैसे रबर बैंड है उसको हमने पुल किया हुआ है तो जो एनर्जी है वो उसके अंदर स्टोर हो गई है रबर बैंड के अंदर। जो जब फोर्स रिमूव होता है तो वो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क और वो वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर लेता है। अब इसका क्लिनिकली क्या फ़ायदा है कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो मसल है वो स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। तो मसल स्ट्रेच हो रही है तो मसल टेंडन स्ट्रेच्ड, दिस इलास्टिक एनर्जी रिटर्न ड्यूरिंग कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब शॉर्टनिंग, कि जब मसल स्ट्रेच हुई इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे तो एनर्जी स्टोर हो गई उस मसल के अंदर, और जब वो फोर्स रिमूव हुआ तो वापस जब शॉर्टनिंग, जब कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो वर्क के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज हुई। अब हम समझते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब कि एक फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है और विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, कि कितना गाढ़ा है एक फ्लूइड, ठीक है। तो मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब कि उस लिक्विड का रेजिस्टेंस फ्लो के अगेंस्ट, कि मतलब वो कितनी जल्दी फ्लो कर रहा है, कितना स्लो फ्लो कर रहा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है एंड इट डिपेंड्स ऑन प्रोटियोग्लाइकेंस एंड वाटर कॉम्पोजिशन ऑफ द टिश्यू, कि एक टिश्यू के अंदर प्रोटियोग्लाइकेंस एंड वाटर कॉम्पोजिशन कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो डिसाइड करता है कि उसकी विस्कोसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। अब ये कि अगर ज़्यादा विस्कोसिटी है, मतलब कि एक फ्लूइड है वो ज़्यादा विस्कस है, ज़्यादा गाढ़ा है, तो देयरफॉर मोर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन या ठीक है, तो मतलब कि लेस डिफॉर्मेशन होगी उसमें, कि मतलब अगर एक जो कनेक्टेड टिश्यू है उसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है किसी फोर्स के अगेंस्ट, तो इसका मतलब कि उसमें कम डिफॉर्मेशन होगी। और इसका अपोजिट है कि अगर लेस विस्कोसिटी हो गई कनेक्टिव टिश्यू में, इसका मतलब उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये कुछ पॉइंट्स है कि जैसे विस्कोसिटी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब जैसे एक फ्लूइड है, अगर उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, वो ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस जो है फ्लो के लिए वो कम हो जाती है, ठीक है, मतलब कि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्को इलास्टिसिटी डिक्रीजेज एज लोड स्लोली अप्लाइड, मतलब कि अगर एक कनेक्टेड टिश्यू है उसके ऊपर अगर लोड स्लोली ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है तब भी उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। और विस्कोसिटी इंक्रीजेज एज लोड रैपिडली अप्लाइड, अगर एक कनेक्टेड टिश्यू के ऊपर रैपिड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी विस्कोसिटी, उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू।